हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IS। साथियों, लेक्सिकन फॉर एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड की सीरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रसन्ना आज आपके लिए इसका चैप्टर 3 जिसका नाम एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस है, उसका पार्ट 8 लेकर आई हूँ। होपफुली आठवां पार्ट लास्ट पार्ट होगा। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इसमें पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टेररिज्म का। तो अब पहले समझते हैं कि टेररिज्म की डेफिनेशन क्या है। कुल मिला के इसको ऐसे समझिए, जब किसी वायलेंट तरीकों का, एक्शन का यूज़ करा जाता है अपने किसी उद्देश्य को, किसी एम को पाने के लिए। वो एम पॉलिटिकल एम हो सकता है, या फिर सरकार को फोर्स कराया जाता है टू एक्ट, तो उसको हम सीधा सीधा कहते हैं टेररिज्म। अब टेररिस्ट क्या यूज़ करते हैं? टेररिस्ट कुछ ऐसे तरीक़ों का यूज़ करते हैं जिसकी वजह से बहुत अफरा तफरी, पैनिक हो जाती है पब्लिक, या डर का माहौल बन जाता है जनता के बीच में। और कुछ ऐसे तरीके इसमें होता है कि भैया बंदी बना लेंगे, हाईजैक कर लेंगे, पॉलिटिकल असैसिनेशन कर देंगे, मार दिया किसी बड़े नेता को, किडनैप कर लिया, या बॉम्ब फोड़ दिया, एक्सप्लोजन फोड़ दिए। तो ये सब कुछ तरीके इनके द्वारा यूज़ करे जाते हैं। अब टेररिज्म के कुछ उद्देश्य होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई अपनी आइडियोलॉजी है, उसे बहुत दिखाना है, किसी मूवमेंट को मजबूत बनाना है, किसी मूवमेंट को अपने बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज़ करना है, इनको कोई जनता का मास सपोर्ट लेना है, अर्ज करना है, बहुत सिंपैथी लेनी है टू ग्रेटर मिलिटेंसी, ओपोनेंट्स को हटाना है, इन्फॉर्मर्स को हटाना है, और अपने ग्रोथ मूवमेंट में जो रुकावट बन रहे हैं उसको ख़त्म करना है, या ये दर्शाना है कि देखो सरकार जो है वो कुछ करने लायक नहीं है, अपने लोगों को सपोर्ट नहीं कर सकती, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सकती। या उद्देश्य ये है कि इंटरनल स्टेबिलिटी को ख़त्म करना है, एक डर की फीलिंग, एक डर का माहौल बनाना है, इनसिक्योरिटी का माहौल बनाना है पब्लिक के बीच में, समझ रहे हैं? और इन सबसे सपोर्ट लिया जाएगा फॉलोअर्स का। तो अब टेररिज्म और सोशल एथिक्स को समझते हैं हम थोड़ा सा। देखिए, टेररिज्म जो है ना, पिछले कुछ वक्त में ये एक ऐसा तरीका बन गया है जिससे पूरा जो ह्यूमन बींग्स का ये पूरा जो स्पेक्ट्रम है उसे डीह्यूमनाइज करने का ये ऐसा जो है वो तरीका बन गया है। टेररिज्म की कुछ चीज़ें जैसे कहते हैं कि भैया सीधी सीधी समझिए, यही एक मतलब टेररिज्म के जो प्रिंसिपल हैं, जो सिद्धांत है ना, ये टेररिस्टों के है ना, आतंकवादियों के, ये है कि हमें डीह्यूमनाइजेशन, डिस्ट्रक्शन करना है। तो इससे क्या करते हैं, ये सीधा सीधा जो ये एथिक्स हो गया, मोरालिटी हो गया, इन सब की चीज़ों को जिससे ये सारी जनता, ये सिटीजन्स आपस में बन के रहते हैं, इन्हें सबसे पहले ध्यान रख के ख़त्म करते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है, टेरर इज़ नॉट मेरली अ रैशनल फिनोमिना एनवेलप्स पीपल, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। मतलब लोग, ये तो है ही है, लोग ना ये ऐसे समझिए डर और मतलब टेंशन में ही रह जाते हैं, है ना। टेररिज्म किसी भी फॉर्म में हो रहा है, किसी भी तरीके से, तो वो गलत है साथियों। टेररिस्ट जो होते हैं वो ह्यूमन राइट्स को वायलेट करते हैं, बेसिक राइट कि भैया एक इंसान को एक मॉरल पर्सन की तरह ट्रीट करना चाहिए। सबसे बड़ा राइट तो यही है, तुम मार के बम फोड़ दोगे तो चाहे तुम जितना सोच लोगे तो अच्छा कर रहे हो, अच्छा कुछ नहीं कर सकते तुम ऐसे। हाँ, तो टेररिज्म एक ऐसा फिनोमिना है जिसकी वजह से कुछ एथिकल सवाल उठते हैं स्टडी पे, हमारी रिफ्लेक्शन पे, कि जो हेट कैंपेन बढ़ते चले जा रहे हैं, कुछ ग्रुप के अगेंस्ट हेट कैंपेन बन रहा है, कुछ रीजन में, कुछ कंट्रीज़ में। इससे क्या हो रहा है कि जो जीवन चल रहा होता है उसमें इफेक्ट पड़ता है नॉर्मल जीवन में। और टेररिज्म इसलिए ये खतरा है एक सिविलाइज वर्ल्ड के लिए। एथिकली अगर बिहेव करना है तभी आप एक सिविलाइज सोसाइटी का पार्ट बन पाओगे और इसी को ही आगे तक ले जाओगे। टेररिस्ट जो हैं उनमें कोई प्रेम नहीं होता, कोई भाईचारे की भावना नहीं होती, वो कुछ सच्चाई को आगे लेके नहीं बढ़ना चाहते। आर्ट, लिटरेचर, म्यूज़िक, इनका इनसे कोई मतलब नहीं है। ये रात के अंधेरे में जो है निकलते हैं और दिन में जो है छुपने की कोशिश करते हैं। ये छुपने की ऐसी जगह कोशिश करते हैं जैसे कि मतलब
ऐसा समझिए कि दे लाइक देयर हाइडिंग प्लेसेस मोर देन वन लव्स वंस होम्स। ठीक है, मतलब एक आप अपने घर को जितना प्यार करेंगे ना, उससे ज़्यादा ये छुपने वाली जगह को प्यार करते हैं। कैसे छुपें? जहाँ पे किडनैप कर लेंगे बच्चों को, उनसे पैसे मांगेंगे, रैंसम मांगेंगे उनके माँ बाप से। ठीक है, इनकी कोई अंतरात्मा नहीं है। कोई मैरिड वुमेन सडनली उसको विधवा कर देंगे, कुछ ही वक्त हुएगा शादी का तब भी विधवा कर देंगे, तो अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो टेररिज्म और सोशल एथिक्स को हमने यहाँ पे समझा। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी जानिए। देखिए, ह्यूमन वैल्यू ऑफ डूइंग वंस ड्यूटी इज क्लोजली रिलेटेड टू द नॉन वायलेंस। भाई हम क्या चाहते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है? हमारे कर्मों में ये चीज़ होनी चाहिए कि अहिंसा का हम जो है वो साथ दें, है कि नहीं? नॉन वायलेंस से अपनी चीज़ों को पाएँ। तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम किसी को हार्म ना पहुंचाएं, किसी भी क्रिएचर को इस पूरे ही इन्वायरमेंट के, और जहाँ तक हो सकता है अवॉइड करें चीज़ें, रिस्पेक्ट करें, अपने नेचर को करें, इकोसिस्टम के, सोशल नेचुरल इन्वायरमेंट को करें, एज अगेंस्ट द डिस्ट्रक्टिव इन्फ्लुएंसेस ऑफ पोल्यूशन, मिसयूज, एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन। तो इन सब चीज़ों से। और हिंदू कॉन्सेप्ट जो अहिंसा का है, इसे तो बहुत ही वेल डेवलप किया गया था, गांधी जी ने किया था। तो ये ऐसी वैल्यू है जो आपके अंदर होनी चाहिए, और ये आपको अनएथिकल चीज़ों से बचा के रखेगी। अब देखिए, जब अपनी आप नॉलेज का उपयोग करते हो इस चीज़ में कि जिससे हम एक अच्छा काम करें, तो फिर आपकी ड्यूटी जो है वो आपको आपका बताती है कि ये हमारा कर्तव्य है करना। और ड्यूटी तब आपकी कहेगी कि आप एक्ट करो राइटली, सही से, बिल्कुल राइटली आप काम करो, सही कर्म करो। और कोई भी जो आप सोच समझ के कोई भी कर्म कर रहे हो वो आपकी सोच से निकलता है। कोई भी आपके द्वारा करा गया एक्ट या कर्म आपकी सोच से निकलता है। अगर आपकी सोच अच्छी है, सच्चाई को लेके है, अच्छे को लेके है, तो आप एक अच्छा काम करोगे। अगर आप सेल्फिश हो, मतलबी हो, तो फिर आप यहाँ पे जो है सही काम नहीं कर सकते, है ना? तो इट इज़ फाउंड इन द ईस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ धर्मा और एक्शन इन अकॉर्डेंस विद द यूनिवर्सल लॉज ऑफ नेचर, चाहे वो फिजिकल हो और चाहे वो नेचर हो। फिर आई बात जस्टिस की। देखिए, यूरोपियन ट्रेडिशन ने बहुत लंबे वक्त तक जस्टिस को एक ऐसा चीज़ माना है कि जस्टिस एक बहुत हायर ह्यूमन वैल्यूज़ में रखा है। इवन हाईएस्ट तो रखा है सोक्रेट्स ने और प्लेटो ने जस्टिस को कहा है ना? ग्रीक फिलोसफर्स थे ये। तो आइडिया जो जस्टिस का है काफ़ी मुश्किल है डिफ़ाइन करना, मतलब सही से अगर इसको कहें तो डिफ़ाइन नहीं कर सकते आप बिल्कुल सही से कि आप एकदम समझ में आ जाए। ये बेस्ड होता है, सब ऐसे समझो, फेयरनेस पे, जहाँ पे हर एक इंडिविजुअल को समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ मिले, और यही फंडामेंटल हो। और एज सच ये सोशल वैल्यू है इन दैट इट एम्स टू रिजॉल्व एंड रिड्यूस कन्फ्लिक्ट। उद्देश्य क्या है कि हम ये जो कन्फ्लिक्ट हो उसे ख़त्म करें या कम कर दें, ठीक है ना? केयर और नॉन वायलेंस के माध्यम से, मतलब फोर्स का जो यूज़ हो वो मिनिमम टू मिनिमम हो। अब देखिए, सोशल प्रैक्टिस फॉर परसीव कॉमन गुड, हम चाहते हैं ना कि सब कुछ अच्छा रहे, इसको पाने के लिए, है ना, अगर हम देखें तो भाई इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ह्यूमन सोसाइटीज़ की इतिहास से बहुत चीज़ें लेके आए हैं। क्लासिकल ग्रीक आइडिया जस्टिस का इवेंचुअली ये आया था ह्यूमन राइट्स से, जो पहली बार ह्यूमन राइट्स को लाया गया था चार्टर ऑफ 1948 के जेनेवा कन्वेंशन में, विच इज़ कंटिन्यूअली अब डेवलपमेंट के हिसाब से ये और बढ़ते चले जा रहे हैं ह्यूमन राइट्स के जो चीज़ें हैं। अब ह्यूमन वैल्यू जस्टिस की भी बहुत ही लंबी पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस है, ठीक है? अब बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। ऐसा जस्टिस ये एक मेजर ह्यूमन वैल्यू है जो यहाँ पे सोशल लाइफ को लेके हमें समान चीज़ें बताती है। अब आप इसको अच्छे से कैसे समझोगे एक बहुत ही डीप वैदिक सेंस ऑफ अहिंसा के अंदर, है ना? तो बीइंग यूनिवर्सल इन इम्प्लाइंग रिस्पेक्ट फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और एक चीज़ को समझते हैं, है ना? ये तो हम पढ़ चुके हैं ना, हम इसको पढ़ रहे थे। लीडर एंड एडमिनिस्ट्रेटर, इसको समझते हैं कि लीडर कौन होता है, उसकी मतलब क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब क्या है, और इनमें डिफरेंस क्या है दोनों में। गौर से समझिएगा। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस जब आप जो है कर्म कर रहे हो, है ना, वर्किंग हो रही है विद एंड थ्रू अदर्स टू अकम्प्लिश द अग्रीड गोल्स एफिशिएंसी। भैया ये उद्देश्य को पूरा करना है, ये गोल्स हैं,
और आप दूसरों के साथ मिलके इस उद्देश्य को पाने के लिए काम कर रहे हो अच्छे तरीके से। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटर कौन हुआ? एडमिनिस्ट्रेटर एक ऐसा इंसान हुआ जो इस पूरा जो कर्म का ये प्रोसेस चल रहा है, इस पूरे प्रोसेस को ध्यान रख के कैरी आउट करेगी, अच्छे से हो जाए। अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज हैं वो जो ज़रूरी रोल हैं, जो टास्क है एडमिनिस्ट्रेशन के, वो बताती हैं, जैसे कि बढ़िया प्लानिंग, बढ़िया ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, मैनेजमेंट। तो ये सब कुछ बताती हैं। और ये कंसर्न है विद द टास्क, जैसे कि प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग, डायरेक्टिंग, डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स के, उद्देश्य क्या हमारा, सपोर्ट करना है दूसरों के कामों को, इवैल्यूएट करना है दूसरे की परफॉर्मेंस को। तो इसलिए सिमिलैरिटी आपको देखने को मिलेगी कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन में और दूसरे मैनेजमेंट में, ठीक है ना, दोनों में सिमिलैरिटी मिलेगी। हालांकि जब हम लीडरशिप की बात करते हैं तो ये ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें आपको एक अच्छे खासी स्किल्स की ज़रूरत होती है, एक अच्छा डिसीजन मेकिंग आपके पास होना चाहिए। इसमें आपके पास एक मिशन हो, एक स्ट्रैटेजी आप बढ़िया डेवलप करो और लोगों को इंस्पायर करो, है ना। इस तरीके से आप एक अच्छे लीडर बन पाओगे और यही आपके अंदर एक अच्छी लीडरशिप होगी। तो जब एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करा जाता है, ठीक है ना, तो इनके पास इतनी लीगल पावर होती है कि ये किसी भी इंसान को रिवॉल्ट कर सके या किसी भी इंसान को पनिश कर सके। तो इनकी जो एबिलिटी है टू इन्फ्लुएंस, ये बेस्ड है इनकी अथॉरिटी पे, जो इनको इनकी पोजीशन के माध्यम से मिली है, जो पावर इनको मिल रखी हैं। इसके विपरीत जब हम लीडर की बात करते हैं तो इसको तो हो सकता है अपॉइंट या इमर्ज करा जाए फॉर्म विद इन द ग्रुप। अब देखो, ये तो एडमिनिस्ट्रेटर को तो हमने जब अपॉइंट करा तब इसको ये पावर दी कि आप किसी भी व्यक्ति को रिवॉल्ट करो या पनिश करो, लेकिन लीडर हो सकता है कि किसी ग्रुप में से एक व्यक्ति ऐसा हो जिसे वो ग्रुप लीडर मान ले अपना, ठीक है। लीडर दूसरे व्यक्तियों को इन्फ्लुएंस करता है टू परफॉर्म बियॉन्ड द एक्शंस डिक्टेटेड बाय द फॉर्मल अथॉरिटी। इन्होंने कुछ कहा, उसके अलावा भी आप और अच्छा काम करके दो, ये बात आपको लीडर समझाएगा। तो इस सेंस में मैनेजर्स हो गए, एडमिनिस्ट्रेटर हो गए, वो दूसरे लोगों को ये बात कहते हैं कि आप काम करो, बट लीडर जो होते हैं वो चाहते हैं अदर पीपल टू वांट टू डू, ठीक है ना, बट लीडर्स गेट अदर पीपल टू वांट टू डू। अच्छा, एक दूसरा और दोनों में फ़र्क ये है लीडर और एडमिनिस्ट्रेटर में, वो ये है कि जो लीडर्स हैं वो नए स्ट्रक्चर्स को, प्रोसीजर को लेके आते हैं एक, और अपने ऑर्गेनाइजेशन को के गोल्स को पाने के लिए या उद्देश्यों को पाने के लिए। वही जगह जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो इसका जो है इसको यूटिलाइज करते हैं, उपयोग में लाते हैं जो एग्जिस्टिंग उस समय स्ट्रक्चर है या प्रोसीजर है इस काम को करने के लिए। तो मतलब ऐसे समझिए कि एडमिनिस्ट्रेटर वो किस काम के लिए लगे हैं, वो कर्म करना चाहते हैं शेप करने में अभी जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है और जो प्रोसेस है ऑर्गेनाइजेशन का, ताकि एक अच्छे रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस करे जा सकें। वेयर एज जो लीडर्स हैं वो क्या करते हैं, उनकी एक कमिटमेंट होती है, एक उनका विजन होता है कि भैया दूसरे लोग जो उस कमिटमेंट के आसपास घूम रहे हैं, जो उनका विजन है उसे वो दूसरे लोगों के माध्यम से सही से पूरा करा सके, उन्हें मोटिवेट करके। तो एक एडमिनिस्ट्रेटर ये कैरी आउट करता है पॉलिसीज़ को, वाइल जो लीडर होता है वो पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करता है, बनाता है। एडमिनिस्ट्रेटर करता है सही चीज़, मतलब राइट, डज द थिंग राइट, वाइल द लीडर डज द राइट थिंग। इस चीज़ को याद रखिएगा। एडमिनिस्ट्रेटर, इसे बहुत अच्छा ये जो है लाइन है, एडमिनिस्ट्रेटर डज द थिंग राइट। हाँ, वही जगह लीडर डज द राइट थिंग, ठीक है। तो ये हमने बात करी। तो एडमिनिस्ट्रेटर और लीडर में डिफरेंस समझे। अब रिफॉर्मर में समझिए क्या होता है। देखिए, रिफॉर्मर की जब हम बात करते हैं तो रिफॉर्मर एक ऐसा व्यक्ति जो इम्प्रूव करना चाहता है सोसाइटी के अंदर चली आ रही कुछ कंडीशंस को, और वो ये काम करना चाहता है कुछ तरह के रिफॉर्म्स को लाके किसी एरिया में ह्यूमन एक्टिविटी के। अब वो कुछ भी हो सकते हैं, कई सारे रिफॉर्म्स आते हैं, पॉलिटिक्स में भी आ सकते हैं। मान लीजिए कुछ सोशल कस्टम्स, कुछ रिलीजन के अंदर कुछ गलत चीज़ें चल रही हैं, उनमें कुछ रिफॉर्म्स लाने हैं ताकि इम्प्रूव हो वो पर्टिकुलर चीज़। अब सोशल रिफॉर्मर कौन हुआ? सोशल रिफॉर्मर ये ऐसा व्यक्ति जो रिफॉर्म्स को जो है लाने की बात करता है, बढ़ावा करता है। किस लिए कि मान लीजिए सोसाइटी के अंदर कुछ इवल्स चल रहे हैं जो गलत है सोसाइटी के लिए, जैसे कि चाइल्ड मैरिज, ठीक।
अनटचेबिलिटी, छुआछूत होती थी, फीमेल फेटिसाइड, बच्चे को भ्रूण में मार देते थे लिंग का पता करके, वगैरह वगैरह। तो कुछ इसके लिए आवाज़ उठाई गई कि समाज के अंदर ये चीज़ें गलत हो रही हैं और इसके लिए भैया जो है इसे बंद करा जाए। तो इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं कुछ सोशल रिफॉर्मर के, जिनमें डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब जी का नाम आता है, राजा राम मोहन रॉय जी हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी हैं। तो ये सारे लोग जो हैं वो इम्पैक्ट डाल पाए लोगों के ऊपर, उनकी सोच के ऊपर, उन्होंने अच्छा काम किया सोसाइटी को लेके। अब बात आई पॉलिटिकल रिफॉर्मर की। ये कौन है? देखिए, ऐसा व्यक्ति जो अपने वोटर्स को प्रॉमिस करता है कि ये उन जो भी गलत चीज़ें चल रही हैं, जो सरकार से आप जिस पे सवाल उठाते हो, उन चीज़ों को हम सॉल्व करेंगे। कुछ मेन इश्यूज जो एड्रेस करे जाते हैं पॉलिटिकल रिफॉर्मर्स के द्वारा वो ये कि भ्रष्टाचार, करप्शन जो चल रहा है गवर्नमेंट ऑफिसर्स में, राइट टू इक्वालिटी मिलेगी सबको, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी होगी सरकार जो भी काम करती है उसको लेके। तो ऐसा व्यक्ति जो पॉलिटिक्स में सारे काम करता है उसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल रिफॉर्मर। और तीसरा जो हमने आपको बात करी वो होते हैं रिलीजियस रिफॉर्मर। ये एक ऐसा व्यक्ति होता है जो ऐसा फील करता है कि हो सकता है किसी रिलीजन के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अपना ओरिजिनल मैसेज भूल गई हैं और आज की सोसाइटी के हिसाब से वो पर्टिकुलर रिलीजन से जुड़ के चलने के बजाय बहुत कुछ गलत हो रहा है उसके अंदर। पर्पस जो गोल का है वो यहाँ पे जो है वो पीछे रहा जा रहा है। तो वो कोशिश करता है रिलीजियस रिफॉर्मर कि इस चीज़ों को वापस से जो है वो सही किया जा सके। तो ये मैंने आपको रिफॉर्मर की बात बता दी। अब हम समझते हैं यहाँ पे कि लीडर, एडमिनिस्ट्रेटर एंड रिफॉर्मर, कुछ कॉमन वैल्यूज इनकी समझते हैं। देखिए, हालांकि लीडर, एडमिनिस्ट्रेटर और रिफॉर्मर तीनों ही जो हैं इनमें अलग अलग स्किल्स की, अलग अलग क्वालिटीज़, अलग अलग एटीट्यूड्स की ज़रूरत होती है, बट कुछ ऐसी वैल्यूज़ भी हैं जो इनमें सब में पाई जाएंगी जो टफ टाइम में ये सभी लोग उपयोग करते हैं। अब ऐसा एटीट्यूड जिससे इनके सभी के मन में होता है कि हमें लोगों को सर्व करना है, जो निचले तकले के लोग हैं, डाउन ट्रॉडन हैं, उनको हमें अपलिफ्ट करना है, ऊपर बढ़ाना है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, इम्पार्शियलिटी नहीं करना और ऑनेस्ट रहना है, भाईचारे की भावना के साथ दूसरों को समझ के काम करना है। और यही सब इनकी पर्सनालिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। अब यहाँ पे बात आती है ह्यूमन वैल्यूज़ की। ह्यूमन वैल्यूज़, लेसन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर। हमने भैया क्या चीज़ें सीखी? देखिए, बहुत सारे लीडर्स आए पूरे विश्व में, महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला, वैक्लेव हैवेल, ओंग सांग सू की और मदर टेरेसा जैसे जो यहाँ इस संसार में रहे, उन्होंने इतनी अच्छी चीज़ें करी कि वो बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़ जो है पे आधारित चीज़ें करी। और कुछ ह्यूमन वैल्यूज़ जो इनके काम से देखने को मिली वो ये देखिए कि इनका सभी का लव फॉर जस्टिस था, न्याय के प्रति प्रेम, सेल्फलेसनेस, ठीक है, मतलब ही नहीं थे, ह्यूमैनिटी को, मानवता को रिस्पेक्ट करते थे, डिग्निटी फॉर ऑल को लेके चलते थे, लविंग और केयरिंग बिहेवियर था, पीस लविंग थे, शांति को पसंद करते थे, दंगे को नहीं, बेनेवलेंस थे, ठीक है ना, और कंपैशन था, है ना, सबको समझते थे अच्छे से और उनके प्रति काम करते थे, भाईचारे की भावना थी। तो लेसन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर में हमारी, हाँ, तो ये हमने समझा ना, एडमिनिस्ट्रेटर समझ लिया, लीडर तो अभी हमने समझा, ये एडमिनिस्ट्रेटर डला हुआ है यहाँ पे। एक तो ग्रेट लीडर्स का मैंने आपको बताया, एग्जाम्पल दिया। अब दूसरा आता है ह्यूमन वैल्यूज, लेसन फ्रॉम द लाइफ ऑफ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर। अब इसमें क्या है, देखिए हमारी जनरेशन के अंदर देखें तो कुछ बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स पूरे विश्व में आए। कुछ उनमें से जैसे वर्गीस क्यूरेन, MS स्वामीनाथन, सैम पित्रोदा, E श्रीधरन, CD देशमुख जी, IG पटेल, VP मेनन, GVG कृष्णमूर्ति वगैरह कुछ नाम आते हैं। इन सारे एडमिनिस्ट्रेटर ने जो काम किया उससे ये दिखा कि अलग अलग प्रोफेशनल और ह्यूमन वैल्यूज़ थ्रू आउट द लाइफ इन्होंने जो है अपने अंदर ऐसी मतलब उन्हीं वैल्यूज़ को अपने अंदर एक गाइडेंस के तौर में यूज़ करा और अपने कर्म करे, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में इनको गाइड करने में इनका इंटीग्रिटी ने साथ दिया, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं, डिसिप्लिन पे काम किया उन्होंने, सिटीज़न ड्यूटी करी, सोशल इक्वालिटी रखी, लॉ फुलनेस रखी, इसके अलावा लॉयल्टी, करेज, सॉलिडारिटी फॉर एंड रिस्पेक्ट, साथ में सेंस ऑफ एथिकल अकाउंटेबिलिटी इनके मन में था। तो ये कुछ बातें हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर को लेके बहुत ही अच्छी अच्छी हैं। उसके बाद जो हमारी बात आएगी वो आएगी कि भैया
ह्यूमन वैल्यूज लेसन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ ग्रेट रिफॉर्मर्स, इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखिए हमारे भारत के अंदर यहाँ पे बहुत सारे रिफॉर्मर्स आए, जैसे कबीर, गुरु नानक देव जी, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने सोसाइटी के अंदर जो इविल कस्टम्स चल रहे थे उन पे आवाज़ उठाई और एक सही रास्ता दिखाया अलग अलग सोशल और रिलीजियस मैटर्स में। और हम ऑब्जर्व करते हैं उनकी ज़िंदगी की वैल्यूज़ में हमने रिस्पेक्ट देखी ह्यूमैनिटी को लेके, डिग्निटी फॉर ऑल, ह्यूमैनिज्म, रीज़न एंड इंक्वायरी फॉर सीकिंग द ट्रुथ, सच्चाई को पाने और उसको जो है उसके प्रति चलने की भावना, काइंडनेस और कंपैशन था, कंटेनमेंट था, सोशल इक्वालिटी थी। ये सब चीज़ें हमने देखी इन सभी महान रिफॉर्मर्स के अंदर। अब हम यह समझते हैं कि रोल फैमिली का, सोसाइटी का और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का क्या होता है हमारी जो सोशल वैल्यूज़ हैं, मतलब इनकलकेट करने में हमारे अंदर वैल्यूज़ को। ठीक है, तो आपको थोड़ा बताती हूँ। देखिए राधा कमल मुखर्जी जी के हिसाब से वैल्यूज़ आप डिफ़ाइन कर सकते हो एक ऐसी चीज़ जो सोशली अप्रूव डिज़ायर्स हों, जो उद्देश्य हों, जो गोल्स हों, दैट आर इंटरलाइज टू द प्रोसेस ऑफ कंडीशनिंग, लर्निंग एंड सोशलाइजेशन। आपके अंदर आ जाती है वो इन प्रोसेस के माध्यम से। ठीक है, वैल्यूज़ हमें गाइड करती हैं, एक इंसान की लाइफ को गाइड करते हैं कि किस तरीके से आप एक इंडिविजुअल का ऑल राउंड डेवलपमेंट कर सकते हो और सोसाइटी में कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो अच्छे से उन्हीं चीज़ों के माध्यम से। ये हमें डायरेक्शन देती हैं जीने का, एंड इसलिए सेटिस्फैक्शन और शांति प्रदान करती हैं, एक क्वालिटी देती हैं लाइफ को। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ह्यूमन द्वारा की गई एक्टिविटी, आइडिया या थॉट या फीलिंग या सेंटिमेंट या इमोशन जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल का सेल्फ डेवलपमेंट होता है, वो वैल्यू समझ लो कॉन्स्टिट्यूट करती है, उसके अंदर वैल्यू बनाती है। तो वैल्यू सिस्टम यही बैकबोन है हमारे समाज का, सोसाइटी का, नेशन का, कम्युनिटी का, हर तरह से। ठीक, तो अब एक सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्या ज़रूरत है आपके अंदर वैल्यूज़ को डालने की, क्या ज़रूरत है? एक सवाल उठता है ना भाई, हम क्या ही करेंगे इतनी वैल्यू को डाल के अपने अंदर। देखिए आज के टाइम पे इतने बदलाव आते जा रहे हैं हमारे सिविलाइजेशन में, पॉपुलेशन बढ़ रही है, साइंस टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, नॉलेज भी बढ़ती चली जा रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन, मोबिलाइजेशन, आईटी रेवोल्यूशन आ रहा है, लिबरलाइजेशन आ रहा है, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एज वेल एज हमारे पास वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस बहुत है आज की सोसाइटी में। तो ये सोसाइटी बहुत डायनेमिक है, अब एक जैसी नहीं रह गई है आज के इंटरनेट के ज़माने में। साथ में गरीबी बढ़ रही है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, भुखमरी बढ़ रही है, डिजीज़, बेरोज़गारी, कास्ट सिस्टम, चाइल्ड लेबर, ठीक है, जेंडर इनइक्वालिटी, औरतों के साथ बुरा भरवाव, इल ट्रीटमेंट ऑफ विमेन, वायलेंस, डिसेबिलिटी, इसके अलावा एक्सप्लॉयटेशन, नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत सारे ऐसे इवल्स जो सोशल क्राइसिस पूरे ही विश्व में ला रहे हैं। इसकी वजह से ह्यूमन की कोर वैल्यू, जो इंपॉर्टेंट वैल्यू जैसे कि ऑनेस्टी, सिंसेरिटी, मोरालिटी और ह्यूमैनिटी भी मरती चली जा रही है। तो इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए, ओवरकम करने के लिए आज के प्रेजेंट एरा में वैल्यूज़ अगर आप अंदर अपने डालोगे, इन वैल्यूज़ को एजुकेशनल सिस्टम में बढ़ावा दोगे एज वेल एज सोसाइटी के अंदर, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छे समाज की गणना करने में। क्यों ज़रूरी है थोड़ा समझिए। पहली बात, ताकि ह्यूमन बींग्स सही पाथ पे चलें। एक इम्पॉर्टेंट जो कोर वैल्यू है वो है ट्रुथ, सच्चाई, राइटनेस, पीस, लव, नॉन वायलेंस लोगों के बीच में। इससे आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बनेंगे। दूसरी वजह यह है कि अगर हम यूनिवर्सल ब्रदरहुड, सब भाईचारा डालेंगे तो हम एब्सोल्यूट वैल्यूज़ जो ट्रुथ की, गुडनेस की, ब्यूटी की है उसे पा पाएंगे। तीसरी बात कि हम लाइफ में थम के चलेंगे, खुश रहेंगे, सेटिस्फाई रहेंगे, शांति रहेगी, हमारा कल्चर को, हमारे हेरिटेज को हम प्रिजर्व करके चलेंगे, मोरालिटी और कैरेक्टर को डेवलप करेंगे। साथ में बिहेवियरल चेंजेस पॉजिटिविज्म की तरफ लेकर आएंगे, प्रमोट करते हैं पीस और हार्मनी को इंडिविजुअल्स में, सोसाइटी में। क्वालिटी ऑफ लाइफ हम लेकर आएंगे, अच्छी सस्टेनेबल डेवलपमेंट लेकर आएंगे सोसाइटी के अंदर। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो अब इनकलकेटिंग वैल्यूज़ में जब बात करें तो जो ये वैल्यू पैटर्न है, इनका जो डेवलपमेंट है, यही अगर वैल्यू पैटर्न अच्छे हुए तो हमारा और चीज़ें भी अच्छी होंगी, हमारे बिहेवियर में बदलाव आएंगे, और इसी को ही हम वैल्यू इनकलकेशन कहते हैं। अब इसमें फैमिली का, सोसाइटी का, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है ना। यहाँ पे हम तीनों चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है,
फैमिली, सोसाइटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब इस तरीके से थोड़ा सा वो तो चलिए हम समझते रहेंगे, यहाँ ज़रा चार्ट के माध्यम से समझिए कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, ये वैल्यूज़ डालेंगे, उसके अलावा फैमिली डालती है वैल्यूज़ को और सोसाइटी डालती है वैल्यूज़ को। इससे क्या होता है कि इम्प्रूव्ड वैल्यू बनेगी और इससे क्या होगा, सोसाइटी एनलाइटेंड होगी, एथिकल ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन और अच्छे होंगे, सेंसिटिव इंडिविजुअल्स जो हैं होंगे, फिर सोशली अच्छे से रहेंगे, हार्मनी पीस रहेगा, देश अच्छा बिल्ड करेगा, लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी, कैरेक्टर फॉर्म होगा, बीइंग ह्यूमन होंगे कुल मिला के। तो इनकल्केटिंग वैल्यूज़ में सबसे पहला हम देखते हैं रोल ऑफ फैमिली। फैमिली का रोल क्या होता है थोड़ा समझिए। देखिए फैमिली एक ऐसी पहली चीज़ है जिससे आप सबसे पहले इन्वॉल्व होते हो जब आप बच्चे होते हो, है ना। और अलग अलग स्टडीज़ ने दिखाया है कि वो बच्चे सक्सेसफुल होते हैं, एक अच्छे अचीवर बनते हैं जिनकी फैमिली के रिलेशन उनके बढ़िया से एडजस्ट होके चलते हैं। इसलिए घर में एक ऐसा पैटर्न हो जिससे बच्चे का एटीट्यूड लोगों को लेके, सोसाइटी को लेके अच्छा रहे, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हो बच्चे के अंदर और वो अच्छी वैल्यूज़ उसके अंदर पड़े। अगर हम लोग अपने बच्चे को प्यार करते हैं तो उनको ये सिखाएं कि भैया जो फैमिली मेम्बर में बूढ़े लोग हैं आप उनकी केयर करो, रिस्पेक्ट दो सीनियर्स को, अपने पड़ोसियों को धीमे धीमे प्यार से बात करो, अपने घर को साफ रखो, डिसीजन लो तो सबके मिल के सारे फैमिली मेम्बर से बात करके लो, सबके एक्सपीरियंस की इज्जत करो। एक बच्चा वैल्यूज जैसे लव हो गया, रिस्पेक्ट, केयर, सॉफ्टनेस, जेंटलनेस, क्लीनलीनेस, ओपननेस, ट्रस्ट वगैरह सब पाता है फैमिली से। एजुकेशनल बिलीफ, रिचुअल्स वगैरह दूसरी प्रैक्टिसेस फैमिली से पाता है, जिससे उस बच्चे की जो थिंकिंग है, जो सोच है, उस पर बहुत असर पड़ता है। अच्छा, इनकलकेटिंग वैल्यू, रोल ऑफ पेरेंट्स भी बहुत बड़ा रोल है। रोल ऑफ पेरेंट्स, देखो पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे के पहले टीचर कहलाते हैं, वो पहले रोल मॉडल होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इनका रोल होता है इस बच्चे के बिहेवियर को, उसके पॉजिटिव वैल्यूज जो उसके अंदर हैं उसे शेप करने में। तो पेरेंट्स क्या करें, कुछ ऐसा कि सपोर्टिव रहें, रोल मॉडल बन के रहें अच्छे कर्मों से। बच्चा आप कहे मैं तो अपने पापा की तरह बनना चाहता हूँ, वो इतने अच्छे बने। रिवॉर्ड्स दें। देखिए पेरेंट ना एक अच्छा एग्जाम्पल तब रखेंगे अपने बच्चों के लिए जब उन्हें वो बताएंगे कि देखो अगर तुम्हें अच्छा करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा, है ना। पॉजिटिव चीज़ें उसको प्रदान करें और मॉरल लेसन्स हमेशा उसमें जोड़ें। ऐसी स्टोरियाँ सुनाएं जिससे मॉरल लेसन मिले। बहुत लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट बच्चे के दिमाग पे पड़ता है। मॉरल रीजनिंग जो है इसका डेवलपमेंट होता है, बच्चा सही और गलत में सही से समझ पाता है कौन सा बिहेवियर सही है कौन सा गलत है। इसलिए पेरेंट्स इस बात का ध्यान रखें कि एक अच्छी वैल्यूज़ अगर बच्चों में डालेंगे शुरुआती दिनों में तो ये बहुत अच्छा रहेगा। वो रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी, टीम वर्क और प्रिजर्वेंस डालते हैं तो आगे तक समाज में बहुत अच्छा करेगा। हालांकि यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस भी हैं जब वैल्यू इनकलकेट करी जाए पेरेंट्स के द्वारा। कि पहली तो ये कि पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चे को बताएं कि ऐसे बच्चों के साथ रहो जो है विद सिमिलर रिलीजियस और कास्ट आइडेंटिटीज़, है ना। अब देखिए देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस इन वैल्यू इनकलकेशन बाय पेरेंट्स। जैसे कि पेरेंट्स टीच किड्स, बच्चे मतलब मैंने ये गलत बोला, पेरेंट्स अपने बच्चों को बताते हैं टू बी इन कंपनी ऑफ चिल्ड्रन विद सिमिलर रिलीजियस एंड कास्ट आइडेंटिटीज। पेरेंट्स क्या करते हैं, बाय डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन अ गर्ल एंड मेल चाइल्ड क्रिएट अ पैट्रियार्की एटीट्यूड। बहुत सारे बताते हैं ना पेरेंट्स। तो एक तो ये मतलब मैं थोड़ा सा डिफाइन अभी क्लियरली करती हूँ। जैसे कभी कभी ना पेरेंट्स क्या कहते हैं कि देखो जो तुम्हारे रिलीजन का उसके साथ रहना, ठीक है, तुम्हारी कास्ट का उसके साथ रहना। तो ये चीज़ तो गलत हो जाएगी ना। पेरेंट्स कभी कभी गलत ये कर देते हैं कि ये लड़की है ये लड़का है, जिससे एटीट्यूड क्या रहता है भाई जो है पुरुष प्रधान, हाँ, कि ये लड़की है ये दबा ही है। पेरेंट्स कभी कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन लेकर आते हैं जब बच्चों के सामने लड़ रहे होते हैं, आपस में दोनों लड़ रहे हैं तो बच्चा नहीं समझ पाएगा चीज़ें, हाँ। उसके अलावा अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग, वो जो आपको बताना है कि जो है ये सुनो ऐसे करना है तुम्हें वैसे करना है, तो इससे प्रॉब्लम होगी। नेगलेक्ट करो आप, अगर नॉन इन्वॉल्वमेंट करते हो पेरेंट्स का बच्चों की ज़िंदगी में तो नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं उस बच्चे के अंदर, तो ये सब चीज़ें उनको नहीं करनी चाहिए, ठीक। अब सोसाइटी का रोल क्या है वैल्यूज़ को डालने में। देखिए फाइनर ने ये कहा कि जो एथिक्स है हर एक प्रोफेशन की, ये आपको देखने को मिलेगी अगर आप क्लोजली एनालाइज करो, टू बी नॉट बी मच हायर या मच लोअर देन अ जनरल डिसेंसी ऑफ अ नेशन एज अ होल। तो इसका नेचर बेस्ट तब होगा, पावरफुली माउंट कराया जाता है कि आपके आस पास कैसा है उस समय, सिविलाइजेशन कैसा है, उसी बेसिस पे
यहाँ पे आप वैल्यूज़ को समझते हो। तो सोसाइटी का एक बहुत बड़ा रोल है आपके अंदर वैल्यूज़ डालने में, सिविक कॉन्शियसनेस की, रिस्पेक्ट फॉर ऑल की, इसके साथ नेशनल इंटीग्रेशन की, प्रिजर्वेंस हमारे कल्चर और कलेक्टिविज्म का। इसमें सोसाइटी का भाई जैसे जिस तरह के सोशल लोग उस तरह की आपकी सोच। अब सोसाइटी जो है इनकलकेट करती है वैल्यूज़ को कुछ तरीके से, जैसे कि पहला कि पॉलिटिकल सेटअप क्या है सोसाइटी में, क्या डिमांड है, ट्रांसपेरेंसी की, अकाउंटेबिलिटी की, डेमोक्रेटिक राइट्स की, एक्सेप्टेंस की, करप्शन, कितना भ्रष्टाचार आप एक्सेप्ट करते हो, इससे भी समाज बदलाव आता है। दूसरा, इकोनॉमी जो सोसाइटी की है वो भी इन्फ्लुएंस करती है वैल्यूज़ को, मेंबर्स जो ऑफ सोसाइटी के। मतलब अगर एक सोशलिस्ट इकोनॉमी है तो उससे क्या होता है, इक्विटी आपस में बढ़ती है जहाँ पे सरकार का रूल होता है। वाइल अगर मार्केट इकोनॉमी है तो इससे कॉम्पिटिटिवनेस की भावना बढ़ेगी। तीसरा जो है वो कल्चर और रिलीजन, ये भी मदद करता है किसी के अंदर टॉलरेंस, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, भाईचारा, ये सब चीज़ डालने में। चौथा, ट्रेडिशन और कस्टम्स जो कि बेसिक एसेंस हैं किसी भी सोसाइटल सेटअप के, वो हमें लॉयल्टी, बिलोंगनेस वगैरह जो है वो समझाते हैं, कैसे अपने प्यारे फेस्टिवल्स के माध्यम से, सेलिब्रेशंस वगैरह के माध्यम से। पांचवा कि जैसे इन्फॉर्मेशन आप बांटते हो है ना सोसाइटी के माध्यम से, मास मीडिया है, अब बहुत दूर दूर तक चीज़ें फैलती हैं, तो इससे अच्छा अगर फैलाओगे तो एक साथ टुगेदरनेस की, बिलोंगनेस की भावना आएगी। और अदर है ना स्प्रेड कम्युनल फीलिंग्स, अब गलत फैलाओगे तो गलत हो जाएगा। और लास्ट में लोगों की वैल्यूज़ को सिविल सोसाइटीज़ के माध्यम से भी और ज़्यादा करा जाता है, जैसे मीडिया का डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह के यूज़ करके। एग्जाम्पल, मजदूर किसान शक्ति संगठन मूवमेंट जो लेड करा था टू आरटीआई एक्ट 2005 को इंडिया के अंदर, इसने वैल्यू डाली थी ओपननेस की, ट्रांसपेरेंसी की पब्लिक के अंदर। हालांकि इसमें भी कुछ लिमिटेशंस हैं है ना सोसाइटी के इनकलकेशन के टाइम पे भी, कि जहाँ ऐसी सोसाइटी जहाँ में कई मल्टी कल्चर रहते हैं, डाइवर्सिटी, जैसे भारत के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे बड़ी जल्दी भेदभाव और नेगेटिव वैल्यूज़ चीज़ें बढ़ जाती हैं कभी कभी। सोसाइटी मेनली ट्रेडिशंस के द्वारा ड्रिवन है, कस्टम्स के द्वारा ड्रिवन है, और ऐसे जो कि अगेंस्ट लिबरलिज्म की है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के एग्जाम्पल इंस्टीट्यूशन ऑफ खाप पंचायत। फिर लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी ऑफ सोशल रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंड लीडर्स ड्यू टू देयर इन्वॉल्वमेंट इन द इमोरल एक्टिविटीज़। फिर सोशल इंस्टीट्यूशन ऑफन इसमें अपने फ़ायदे के लिए करते हैं ना, सोचते हैं, हटाते हैं पॉजिटिव वैल्यूज़ को अपने मेंबर्स में से। हाई इरेशनल इन्फोर्समेंट अगर होता है ना जी, कि भैया टू पनिश दोज, अगर जो भैया सोशल नॉर्म से हटे उनको बहुत वो मिल रही है, तो इसमें भी दिक्कत है। तो ये लिमिटेशंस कुछ हालांकि दी हैं। अब तीसरा आता है इनकल्केटिंग वैल्यूज़, रोल ऑफ रिलीजन। अब रोल ऑफ रिलीजन की बात अगर हम करें, ठीक है ना, इसमें तो सीधा सीधा इसने ये डाल दिया है, चलिए कोई बात नहीं, हम ऐसे समझा देते हैं, सोसाइटी हटा दीजिए, रोल ऑफ रिलीजन समझिए। तो रोल ऑफ रिलीजन में रिलीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट देखिए चीज़ है। आप बचपन से उस चीज़ को अपने जहाँ पैदा हुए हो उस तरीके से मोस्ट ऑफ द टाइम यही लेकर आते हो, तो आपका कल्चर, आपकी सोसाइटी और ये शेप प्रॉपर इस तरह से करता है। आपका रिलीजन बहुत ज़रूरी है। एक रिलीजन एक सोशियो कल्चर सिस्टम है कि किस तरह से बिहेव है, प्रैक्टिसेस क्या आपको करनी है, पूरे आप वर्ल्ड को कैसे देखते हो, आपके टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, आपकी एथिकल चीज़ क्या समझाता है, ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू ह्यूमैनिटी, टू सुपर नेचुरल, ट्रांसेंडेंटल एंड स्पिरिचुअल एलिमेंट से आप सबको मिलाता है रिलीजन। रिलीजन एक बेसिस होता है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति सोसाइटी के अंदर सीखता है, मेंटेन करता है अपनी वैल्यूज़ को सोसाइटी में, लोगों को ये समझाता है ना, कि रूल्स बताता है, रेगुलेशन बताता है कि कैसे अपने बिहेवियर को आप कंट्रोल करिए। ये कहा जाता है कि अगर एक अच्छी लाइफ आपको जीनी है, जो आप मतलब ईश्वर से जुड़ के चलें, तो जो एक रिलीजन है, इसकी ड्यूटी है कि वो दोनों चीज़ों को सिखाए, गॉड को भी, मैन को भी, कैसे प्यार से एक गॉडली लाइफ अगर जीवानी है तो सिर्फ ना ईश्वर से कुछ होगा, ना मतलब एक प्रेम की भावना से भगवान को पाए या ईश्वर को पाए, गॉड को पाए, तो इस तरह की भावना डालना चाहिए आपका रिलीजन, है ना। तो सोशल स्टेबिलिटी में बहुत मदद करता है वैल्यूज़ डाल के, फ्रॉम सेल्फ ट्रांसेंडेंस दैट इज प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट टू सेल्फ इन्हांसमेंट दैट इज सोशल पावर, फ्रॉम ओपननेस टू चेंज मतलब फ्रीडम, टू ट्रेडिशन दैट इज सेल्फ डिसिप्लिन। ये सब सिखाता है आपका रिलीजन। अच्छा, एक और रोल है, रोल ऑफ कल्चर। देखो, कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट रोल है वैल्यू डालने में, क्योंकि कल्चर एक आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा टू एम्ब्रेस डाइवर्सिटी एंड अंडरस्टैंड दैट प्रेजुडिसेस कैन हिंडर द थिंग एंड लिव इन पीस। डाइवर्सिटी है ना कल्चर के अंदर,
है ना। तो ये चैलेंजिंग चीज़ है और ये हमें भावना देता है। सब अलग अलग चीज़ें आप पाओगे हर कल्चर में, फ्रैटर्निटी की, जस्टिस की, नॉन डिस्क्रिमिनेशन की भावना, रिस्पेक्ट एक दूसरे को लेके। अच्छा, इसमें एक टर्म आता है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिसे हम लोग कहते हैं कल्चर एब्सोल्यूटिज्म। समझिएगा बात कोई क्या है। ये व्यू है, एक ऐसा व्यू जो ये कहता है कि अल्टीमेट मॉरल प्रिंसिपल जो है वो अलग नहीं होते अलग अलग कल्चर में। इसका मतलब ये नहीं कि सारे कल्चर के सेम मॉरल रूल्स और स्टैंडर्ड हैं, बल्कि ये कि जो अल्टीमेट प्रिंसिपल है, जो सारे ही अलग अलग रूल्स और स्टैंडर्ड में है, वो सेम है। कहते नहीं है कि चाहे जितने अलग अलग कल्चर हों, लेकिन वो एक अच्छी ही बात समझाएंगे अपने अपने तरीके से। तो कल्चर एब्सोल्यूटिस्ट ये आर्ग्यू कर सकता है कि सारे कल्चर में यहाँ पे कुछ ऐसे प्रिंसिपल हैं जो कंसर्न करते हैं वैल्यू को ह्यूमन लाइफ के, बट ये अलग अलग रूल्स हैं, स्टैंडर्ड हैं। जब इन्हें प्रोटेक्ट करने की बात आए या ऑथराइज करने की बात आए इसके डिस्ट्रक्शन को, तो अलग अलग तरीके से सही रास्ते की तरफ ही लेके जाते हैं। ये बात समझिएगा। फिर इनकल्केटिंग वैल्यूज, रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस क्या है समझते हैं। देखिए, एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे एक इंसान सीखता है अपनी ज़िंदगी में, है ना, और उसे आगे तक लेके भी जाता है। तो एजुकेशन में ऐसा हो कि आप वैल्यूज़ भी उसमें पढ़ी हो, तो इससे क्या होगा ना कि इसमें मतलब बदलाव आएगा मनुष्य में। और these changes are to be brought about employing such procedure as do not violate the freedom and autonomy of the learner। ठीक है, फ्रीडम और ऑटोनॉमी उस लर्नर की यहाँ पे जो है वो हर्ट नहीं होनी चाहिए। तो अलग अलग उद्देश्य हैं एजुकेशनल डेवलपमेंट के, किसी एक ह्यूमन की पर्सनालिटी में, उसकी नॉलेज में, उसके कल्चर को प्रिजर्व करने को लेके, डेवलपमेंट के लेके, उसके कैरेक्टर में, प्रमोशन को लेके, सोशल जस्टिस, साइंटिफिक टेम्पर, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म एंड वगैरह वगैरह। तो अलग अलग ऐसे एजुकेशनल एक्सप्रेशन हैं जिसकी वजह से एक अच्छी लाइफ जी जा सकती है। एजुकेशन के माध्यम से सोसाइटी प्रिजर्व कर सकती है, प्रमोट कर सकती है, चेरिश कर सकती है वैल्यूज़ को। और इसमें सबसे बड़ा रोल स्कूल्स का और हायर एजुकेशन का आता है ना। स्टूडेंट यहीं से ही काफ़ी चीज़ें सीखते हैं। अगर एक स्ट्रक्चर इन्वायरमेंट में अच्छी बातें सिखाई जाएंगी तो वो अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ें अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो डिसिप्लिन, ओबीडियंस, डिवोशन, कमिटमेंट, ये सब इन्हीं से ही आती है। अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कैन इनकलकेट वैल्यूज़ इन फॉलोइंग मैनर। कैसे डाल सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन किसी व्यक्ति के अंदर कुछ अच्छी वैल्यूज़, जैसे कि आप एक अच्छा एग्जाम्पल बनिए, एक अच्छा दीजिए, टीचर दूसरे स्टाफ मेंबर बच्चों को दिखाएं कि कितनी इंपॉर्टेंस है वैल्यूज़ की। एज स्टूडेंट जनरली अपने आसपास के लोगों से ही सीखेंगे, वहाँ टीचर से ही सीखेंगे, स्कूल के अंदर सीखेंगे, बिहेवियर उनका उससे ही डिफाइन होगा। उसके बाद एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाइए जिसमें सीखे इंसान प्रैक्टिस भी करे वैल्यूज़ को। विजुअल परसेप्शन जैसे कि ड्राइंग, चार्ट, इमेजेस के माध्यम से दिखाइए, चीज़ों को कम्युनिकेट करिए। उसके अलावा वैल्यूज़ को एजुकेशन के करिकुलम में डालिए। अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे दीजिए बच्चों को, है ना, कि वो अपनी वैल्यूज़ को एक्शन में करके दिखाएं, ग्रुप एक्टिविटी में दिखाएं, प्लेइंग, जब गेम्स खेल रहे हों, ग्रुप प्रोजेक्ट वगैरह कर रहे हो तो वैल्यूज़ का यूज़ करें। स्टूडेंट प्रोग्रेस को इवैल्यूएट करें कि रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ देयर वैल्यूज़। फिर आप स्ट्रॉन्ग इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म को रखें जहाँ पे बच्चे जो हैं उनको रिवॉर्ड दिया जाए अगर कोई बढ़िया मॉरली गुड बिहेवियर करते हैं, और उनको पनिशमेंट मतलब दंड दिया जाए अगर वो इमोरल बिहेवियर करते हैं। तो हालांकि यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस भी हैं इन इनकलकेशन ऑफ वैल्यूज़ बाय एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जैसे कि करिकुलम्स फोकस करते हैं टेक्निकल स्किल्स को अलग करने में, वाइल मॉरल टीचिंग्स जो हैं वो लार्जली इग्नोर कर दी जाती हैं उस टाइम पे। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन यहाँ पे अब क्या करते हैं ना, अब सीधा लर्निंग का ही सोर्स बन गए हैं। ऑब्जर्वेशन, एक्टिविटी, एक्सपीरियंस इतना ध्यान नहीं देते। कमर्शलाइज इतने हो गए हैं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो कम कर दे रहे हैं, बस पैसा लिए पड़े हैं। वैल्यूज़ जो है जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो है सिखाई जाती हैं, कभी कभी कन्फ्लिक्ट हो जाता है इनका बाकी दूसरे इंस्टीट्यूशंस के साथ में। फॉर एग्जांपल, बच्चा जो है वो सेक्युलरिज्म को समझता है स्कूल के अंदर, बट जब घर आता है तो उसे घर वाले कहते हैं कि भैया तुम अपने रिलीजन से जुड़ के चलो, है ना, डिस्टेंस रखो, बना के रखो दूसरे रिलीजन के बच्चों के साथ या लोगों के साथ। तो यहाँ पे वो कंफ्यूज होता है। और लास्ट में टीचर्स का रोल क्या होता है, थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं। ठीक है, तो इनकलकेट करने में वैल्यूज़ को, तो देखो जो टीचर्स हैं वो आइडियल्स होते हैं टू देयर पीपल्स। जो टीचर हैं यही ट्रू सेंस है, रोल मॉडल है, प्रॉपर गाइड करते हैं, एक ट्रू फ्रेंड है, फिलोसफर है, एक सेकंड गार्जियन समझ लीजिए, है ना। पहले हो गए माता पिता, फिर हो गए टीचर। यही गुरु हमारे फ्यूचर जनरेशन को शेप करता है।
और इसका रोल बहुत है, मदद करता है बच्चों को और ज़्यादा इम्प्रूव करने में, है ना, बाय ट्रांसमिटिंग नॉट ओनली द सेम स्टैटिक नॉलेज बट बाय एडिंग हिज एक्सपीरियंस। सिर्फ और सिर्फ किताबी चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाता, अपने एक्सपीरियंस को भी बताता है कि हमने लाइफ में ये गलत किया, ये सही किया, तो हमको ये मिला, हमको ये नहीं मिला। समझे ना बात को? तो टीचर्स का ये चीज़ है। तो सारे टीचर्स जो है, टीचर्स जो ह्यूमन वैल्यूज़ के हैं एट ऑल टाइम्स ऑफ स्कूल, ये कोशिश कर, मतलब व्हाट दे टीच और प्रीच हैव अ गोल ऑफ हेल्पिंग इंटरनलाइजेशन ऑफ वैल्यूज़ इन थॉट, ना। सबका उद्देश्य होता है कि हर कर्म में वैल्यूज़ को डालें, नॉलेज दें इन सारी वैल्यूज़ की, और टीचर्स लगातार मोटिवेट करें बच्चों को, एक स्ट्रॉन्ग सोर्स बनते हैं इंस्पिरेशन का। टीचर्स अपने बच्चों को गाइड करते हैं अच्छे से, काउंसलिंग करते हैं उनकी कि भैया ज़िंदगी में अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आए तो तुम कैसे उसको फेस करोगे। तो यहाँ पे हमारा जो है ये चैप्टर कंप्लीट हो गया फाइनली। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी इन दिस चैप्टर। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड ज्वाइन बटन को प्रेस करके आप मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके कई पर्क्स एंजॉय कर सकते हो। इसके अलावा आप इन वीडियोस को फेसबुक पे पा सकते हो, आराम से मेरा पेज फॉलो करिए वहाँ पे। ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ऑल द लिंक आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो डू फॉलो मी एवरीवेयर। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, जय हिंद।